मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 11th अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करवा रहा हूं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस वन शॉट लेक्चर में हम लोग एक एक डेफिनेशन को बेसिक से क्लियर करेंगे, और ये जो चैप्टर है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना, अपने साथ साथ नोट्स बनाना, क्योंकि ये ना तुम्हारे अकाउंटेंसी का बेस है। इस चैप्टर के बिना तुम आगे कुछ भी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू करते हैं, दैट इज योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये तुम्हारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में नहीं लिखा, बट इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको समझ लो 2 मिनट लगा के, उसके बाद मैं तुम्हारी डेफिनेशन शुरू करवा दूंगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और ओनर, बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दोनों दो अलग लोग हैं, ठीक है। दे बोथ आर टू सेपरेट पर्सन। सर बिजनेस कैसे पर्सन है? इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, और जो ओनर है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया हो, जिसको हमने शुरू किया हो लॉ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मैंने एक कंपनी बनानी है तो कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके मेरी कंपनी बनती है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि ये इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, जो हमें लॉ बोलता है। सर नेचुरल पर्सन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब इंसान का बच्चा, ठीक है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर टू डिफरेंट पर्संस। अच्छा सर रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? द आंसर इज यस। सपोज कर लो तुमने कोई एक पापा अर्थ नाम की कंपनी का तुमने शैम्पू मंगवाया, बहुत बकवास शैम्पू था, तो तुम लोग क्या बोलते हो? पापा अर्थ के प्रोडक्ट्स को आज के बाद लेने नहीं। इसका मतलब है कि तुम लोग जो गाली दे रहे हो ना, वो कंपनी को दे रहे हो, ना कि कंपनी के ओनर को। तो मतलब कंपनी एक रियल लाइफ में पर्सन एग्जिस्ट करती है, बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सेकेंड बोलता है, कहता अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। सेकेंड बोलता है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी ना, वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड होंगी। सर इसका क्या एग्जांपल है? देखो सपोज कर लो कि एक मेड है, वो तुम्हारे ऑफिस में सफाई करती है, ठीक है, और वो महीने का 5,000 रुपए चार्ज करती है। वही वो मेड तुम्हारे घर में भी सफाई करती है, और वो महीने का तुमसे 8,000 रुपए लेती है। मुझे एक बात बताओ, बिजनेस का खर्चा कौन सा है? सर बिजनेस का खर्चा वो 5,000 रुपए वाला, क्योंकि वहां पर ऑफिस की सफाई हो रही है, तो वो ऑफिस के लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि जो भी तुम खर्चे रिकॉर्ड करोगे और जितनी भी इनकम रिकॉर्ड करोगे, वो तुम अपनी बिजनेस की रिकॉर्ड करोगे। वो जो 8,000 रुपए हमने पे किए ना, वो जो खर्चा ओनर ने किया, वो तो भाई उसका घर है ना, उसका पर्सनल एक्सपेंस है। हम लोग बस बिजनेस के एक्सपेंसेस, बिजनेस की इनकम, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, ना कि हम ओनर का कुछ भी देखेंगे। हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखेंगे दिमाग में, कि हमें बिजनेस के पॉइंट से सोच के अकाउंट्स को बनाना है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस को दिमाग में रखना, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। आई होप तुम लोगों को पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं वो डेफिनेशन जो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है। सबसे पहली डेफिनेशन है दैट इज योर लायबिलिटी। सर लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को किसी बंदे को वापस करनी है, दैट इज योर लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। एग्जांपल देता हूं, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। इसने दूसरे बिजनेस से, इस बिजनेस का नाम रख देते हैं XYZ बिजनेस से, क्या किया? गुड्स को परचेज किया, ठीक है। और इसने इसको बोला कि मैं तुझे आज से 3 महीने बाद 1 लाख रुपए के गुड्स लिए थे, 3 महीने बाद 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा। इसका मतलब है ये जो मेरा बिजनेस है, ठीक है, इसको XYZ कंपनी को 1 लाख रुपए आज से 3 महीने बाद वापस करना है, ठीक है। मतलब मेरा बिजनेस XYZ कंपनी को कुछ अमाउंट ओ करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मुझे सेकंड डेफिनेशन समझाने दो, फिर मैं दोबारा इसके ऊपर आऊंगा। अच्छा सर लायबिलिटीज को ना हमने एक और वे से क्लासिफाई किया है। सर हमने 2 तरह से क्लासिफाई क्यों किया? देखो जो पहली क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग अप ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर। जो इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी है ना, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हम ये अमाउंट किसको ओ करते हैं, ठीक है, हु इज द ओनर ऑफ द अमाउंट जिसको हमने पे करनी है। जो नीचे वाली क्लासिफिकेशन है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो पहले हम टाइम पीरियड की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। उसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। नंबर वन इज योर करंट लायबिलिटी, सेकेंड इज योर नॉन करंट लायबिलिटी।
ये बहुत सिंपल है। करंट लायबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस को दूसरे बंदे को अमाउंट पे करनी है विद इन 12 मंथ्स, कि मतलब ये मुझे अमाउंट 1,00,000 रुपए की XYZ को कब देनी थी, विद इन 3 मंथ्स, मतलब लेस देन 1 ईयर, दिस इज नोन एज करंट लायबिलिटी। एनी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर मोर देन एन ईयर, इट इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। देखो, नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, अगर मेरे को किसी को पेमेंट 1.5 साल के अंदर करनी है, 1.5 ईयर्स में करनी है, तो मोर देन 1 ईयर हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है, विद इन 12 मंथ्स, अगले 3 महीने में पेमेंट करनी है, अगले 4 महीने में पेमेंट करनी है, इसको बोलते हैं विद इन 12 मंथ्स, तो करंट लायबिलिटी। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा, लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, ठीक है। अब ये दो तरह से होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप थी, इसको रुक जाओ। फिर मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड कैसी क्लासिफिकेशन है सर, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल 2 मिनट में समझाता हूं। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कैपिटल क्या होता है। आओ सर इसको समझते हैं। सर कैपिटल का मतलब होता है, ये ओनर है, ठीक है। मैंने बोला ये एक डिफरेंट पर्सन है। सर ये बिजनेस है, क्या ये एक डिफरेंट पर्सन है, द आंसर इज यस, ठीक है। सर ओनर ने बोला कि बिजनेस को बोला कि मैं तुझे ये पैसा दे रहा हूं, ठीक है, कि मैंने तुझे लेट से 10 लाख रुपया दिया। ये मान के चलो कि बिजनेस एक पर्सन है, वो एक जीता जागता पर्सन है, भले ही आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तुम लोग बिजनेस हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं देखो भैया मैं तुम लोगों को 10 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है। मतलब अमाउंट पेबल बाय द ओनर, अमाउंट मैंने पे की तुम लोगों को। इस 10 लाख रुपए को ना तुम लोग लायबल हो, ठीक है। इस 10 लाख को तुम उड़ा नहीं सकते। मैं बिजनेस को बोल रहा हूं कि इस 10 लाख को बिजनेस भाई तू उड़ा नहीं सकता, तुझे मुझे इस 10 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट बना के वापस देना है। मतलब तुझे मुझे वो 10 लाख रुपए तो वापस करना ही करना है, इसके ऊपर प्रॉफिट कमा के भी वापस करना है, लेट से 3 लाख का प्रॉफिट भी वापस करना है। इसका मतलब है लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस को दी है। लायबिलिटी सॉरी कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कोई भी अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। अब ये इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए तो इसको बोलते हैं कि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया इन कैश। अगर सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी थी, मैंने कहा चलो यार इसी बिल्डिंग से पहले बिजनेस शुरू करते हैं, हम लोग जो भी हमारा ऑफिस होगा इसी बिल्डिंग में शुरू करेंगे, तो मैंने बिजनेस को बिल्डिंग दी, तो मैं बोलूंगा इन काइंड, मतलब कैश नहीं दिया, कुछ और मैंने बिजनेस को दिया, कोई और एसेट दिया, इन काइंड दिया। कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इनटू द बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द ओनर, एंटरप्राइज मींस बिजनेस, ठीक है, कि कोई भी अमाउंट ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एनी एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, या तो मैं कैश लगा दूं 10 लाख रुपया रोकड़ा लगाया मैंने बिजनेस के अंदर, ठीक है, या मैंने क्या कि कोई बिल्डिंग दे दी बिजनेस को कि यार चल बिजनेस यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं या तो वो मनी की फॉर्म में हो सकता है, या कोई भी एसेट मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है बट उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं चाहिए। बिल्डिंग की मॉनेटरी वैल्यू होती है, मतलब बिल्डिंग की एक वैल्यू है कि 10 लाख की बिल्डिंग है, 20 लाख की बिल्डिंग है, उसको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कैपिटल इज नोन एज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। मैं थर्ड पॉइंट समझाता हूं, कहता है इसके दो और नाम है, एक तो ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, ठीक है, और इसने बोला कैपिटल इज नोन एज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इवन 12th के बच्चों को नहीं ये समझ आता कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी कैसे होती है। ओके सर, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, ठीक है। बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने बोला भाई ये ले पकड़ 10 लाख रुपए, बिजनेस कर, शुरू कर, कुछ नहीं होता। उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। बिजनेसमैन ने बोला कि तेरे को 10 लाख रुपए मैंने दिए ना, इसको तो उड़ा नहीं सकता फालतू में, तुझे इसको बहुत ढंग से यूज करना है। ये मानो बिजनेस एक अलग बंदा है, बिजनेसमैन ने बोला तुझे इसको बहुत ढंग से यूज करना है और मुझे 1 साल के बाद मुझे इस 10 लाख के ऊपर तू मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। अगर तूने मुझे 3 लाख का प्रॉफिट नहीं कमा के दिया और लॉस करवा दिया मेरा, तो मैं इस पैसे को निकाल लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ,
थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? बिजनेस के पॉइंट से सोचो, क्या बिजनेस को ये पैसा ओनर को वापस करना है? सर करना है। क्या विद प्रॉफिट वापस करना है? सर करना है। टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, बट वापस तो करेगा ना। इसका मतलब है कि बिजनेस इज लायबल टू पे बैक दिस मनी टू द ओनर ऑफ द बिजनेस अलोंग विद द प्रॉफिट। अगर अब लाइबिलिटी की डेफिनेशन ही क्या थी? लाइबिलिटी की डेफिनेशन थी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। तो ये जो बिजनेस को, ये जो 10 लाख रुपए ओनर ने लगाया, ये बिजनेस को वापस करना है विद प्रॉफिट। मतलब बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे द कैपिटल बैक टू द ओनर। अगर वो रिक्वायर्ड टू पे है तो जो भी अमाउंट बिजनेस को पेबल होती है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। सर अब इसको हमने बोला इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोला? अब इसको ध्यान से समझना। कहता सर ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, इसको ना दो लोगों को पैसा वापस करना है। एक तो अपने ओनर को, ठीक है, एक इसने आउटसाइडर को। सर आउटसाइडर ओनर में फर्क क्या होता है? देखो, ओनर का मतलब होता है जिसको उसके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस सब पता हो, कितनी कमाई करता है उसको पता हो कि बिजनेस में क्या चल रहा है। आउटसाइडर को कुछ नहीं पता होता। आउटसाइडर बस एक ट्रांजैक्शन करता है, परचेज की, सेल की, तुम्हारे बिजनेस के साथ, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता होता। तो जो पैसा मैंने अपने बंदे को देना है, अपने बंदे को मतलब मैंने खुद के ओनर को जो पैसा देना है, जिसको मेरे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, मतलब वो घर का बंदा, इंटरनल मतलब घर का बंदा है, उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब अंदर की बात, एक्सटर्नल मतलब बाहर की बात। तो जो आउटसाइडर है, जैसे मैंने इस इंसान से गुड्स परचेज किए तो XYZ को मेरे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता कि मैं क्या, कहां से रॉ मटेरियल लेता हूं, कितनी कॉस्ट का रॉ मटेरियल लेता हूं, कितना प्रॉफिट कमाता हूं। तो ये मेरे बिजनेस में आउटसाइडर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। आओ पढ़ते हैं। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर इज टर्म्ड एज द इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, आउटसाइडर्स का मतलब क्या होता है? अदर देन ओनर सारे ही आउटसाइडर हैं, जिनको हमारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। आई होप तुम लोगों को यहां तक क्लियर होगा। लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू सम अदर बिजनेस, ठीक है। दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल या नॉन करंट करंट। करंट का मतलब 12 महीने के अंदर पे करना है, नॉन करंट का मतलब 12 महीने के बाद पे करना है। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब ऐसा पैसा जो बिजनेस ने अपने ओनर को वापस करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब ऐसा पैसा जो बिजनेस ने आउटसाइडर को वापस करना, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैं थोड़ा जल्दी बोला क्योंकि ये रिवाइज करवा रहा था। देन कम्स इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, ठीक है। और ये कैपिटल हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है क्योंकि बिजनेस has to pay back the capital along with the profit to the owner, ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। कहता जी कैपिटल के ना 3 नाम है। हमें पता है हमारे ना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, तुम बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, जिसमें सोल प्रोप्राइटर होती है जब सिंगल पर्सन बिजनेस करे, पार्टनरशिप होती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करें, और कंपनी होती है जब बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, जिसके ये तुम बाद में पढ़ोगे। तो कहता सोल प्रोप्राइटर में इसी का नाम होता है कैपिटल, पार्टनरशिप में होता है पार्टनर्स कैपिटल, और अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करें पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में तो इसका नाम होता है शेयर कैपिटल। जस्ट एक नेमिंग है, तुम्हें एक बार बस याद रखना है कि पार्टनरशिप में इसको क्या बोलते हैं, बस नाम बदल गया, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम है। सर थर्ड डेफिनेशन है तुम्हारी, दैट इज योर एसेट्स। कहता है एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस। कहता है ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस के नाम पे है, ठीक है, हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू। तो सबसे पहले ओन्ड बाय द बिजनेस, वो जो प्रॉपर्टीज है उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू भी होनी चाहिए, एंड विच फ्रॉम विच द इकोनॉमिक बेनिफिट अराइजेस, और उससे ना इकोनॉमिक बेनिफिट भी अराइज होना चाहिए। सर 3 चीजें मैंने इस पूरे पॉइंट में लिखी। कहता जी सपोज ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस ने एक बिल्डिंग ओन करके रखी है, ठीक है, एक बिल्डिंग ओन करके रखी है, एक इसके पास प्लांट और मशीनरी है। सपोज ये फैक्ट्री है तो इसके पास प्लांट और मशीनरी है जिससे प्रोडक्शन होगी। ये दोनों की दोनों जो चीजें मैंने ली थी ना, ये मैंने बिजनेस के नाम पे ली थी, ठीक है। मैंने बोला XYZ बिजनेस है, XYZ फर्म है, मैंने उसके नाम पे लिखी थी। जो बिल्डिंग की रजिस्ट्री है ना वो XYZ फर्म के नाम पे हुई है, मेरे बिजनेस के नाम पे हुई है, ठीक है। क्या बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी बिजनेस ओन कर रहे हैं? सर ओन कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस के नाम पे है। क्या इनकी मॉनेटरी वैल्यू है? हाँ सर है। बिल्डिंग होगी 10-15 लाख 50 लाख जितने की भी होगी, और प्लांट और मशीनरी को भी हम वैल्यू तो कर सकते हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू तो है। अब मेरे को बताओ, बिल्डिंग ना तुम्हें रेंट दे रही है,
ये जो प्लांट और मशीनरी है ना, इससे तुम गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो इनको बेच के तुम लोग प्रॉफिट कमाओगे। सर क्या फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है? हाँ, बिल्डिंग को अगर मैं 4 महीने के लिए रेंट में चलाऊंगा तो 4 महीने बाद मेरे को रेंट मिलेगा। प्लांट और मशीनरी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करूंगा तो गुड्स और सर्विसेज बेच के मेरे को 1 साल बाद प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द ओनर, सॉरी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस ओन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, उसका कुछ ना कुछ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, जैसे बिल्डिंग से रेंट मिल रहा है, प्लांट और मशीनरी से प्रोडक्शन करके प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसेट ओन्ड बाय द बिजनेस, हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल उसने दी थी लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब क्या होते हैं? तुम्हारे एसेट्स। कहता है एसेट्स ना 3 तरह से क्लासिफाई होते हैं। नंबर 1, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, बाकी दो बहुत इजी। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस या ओन्ड बाय द एंटिटी, एंटिटी मींस बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पस टू रीसेल बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। सर ये क्या बोल दिया? सुनो, मैंने बिजनेस के अंदर एक प्लांट और मशीनरी थी मेरी, ठीक है, मतलब फैक्ट्री के अंदर एक मशीन थी जिससे कारण मैं 10 लाख यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करता था। मैंने एक और जो है मशीनरी ले ली, सेकंड प्लांट और मशीनरी ले ली। अब ये प्लांट और मशीनरी भी 10 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब टोटल मैं 20 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। सर 20 लाख यूनिट कब प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ? जब मैंने सेकंड प्लांट और मशीनरी खरीदी। ये मैंने प्लांट और मशीनरी इसीलिए खरीदी ताकि बेच सकूं? सर नहीं, इसीलिए नहीं खरीदी। आपने इसीलिए खरीदी ताकि जो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ी? पहले 10 लाख यूनिट्स ऑफ गुड्स सेल कर रहा था, 20 लाख यूनिट्स ऑफ गुड्स सेल कर रहा हूं, तो मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब जो है ना, ये बिजनेस में बहुत लंबे समय के लिए चलते हैं, 12 महीने से ज्यादा के लिए चलते हैं। कंप्यूटर की यूजफुल लाइफ 5-6 साल होती है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब 5-6 महीने में हम रीसेल नहीं कर रहे। अगर मैंने लिए ताकि मैं अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकूं, उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस और एन एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर उसको बेचना है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सर गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? सपोज ये स्टेशनरी की दुकान है, उसने स्टेशनरी बाय की और वो स्टेशनरी को उसने बिजनेस के अंदर क्यों है, मतलब होल्ड करके रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है बिजनेस के अंदर? ताकि सर उसको बेच के पैसा कमाए। तो उसने विद इन 1 ईयर, जिसको हमारी इंटेंशन है कि हम इसको बेच देंगे और इससे पैसा कमाएंगे, इसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे कि वो रजिस्टर बेचेगा, 50 रुपए उसके पास आ जाएंगे। इसको बोलते हैं करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब होता है जो मेरे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए, मोर देन 1 ईयर, और जो मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, और जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्टिशियस एसेट। बहुत प्यार से समझाऊंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होगा, इसलिए समझा रहा हूं ताकि थोड़ा ढंग से समझना। ठीक है, देखते हैं। सर फिक्टिशियस एसेट को समझने के लिए ना डेफिनेशन पहले नहीं पढ़ रहा, पहले एक एग्जांपल समझा रहा हूं। क्या बोल रहा है? कहता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है ना, वो फिक्टिशियस एसेट माना जाता है। मैं तुम्हें बताता हूं। कहता है एक ना बिजनेस था, ठीक है, इस बिजनेस ने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया जी तुम मेरे से 10 करोड़ रुपए ले लो, अगले 5 साल के लिए जितने भी आईपीएल होंगे, उस आईपीएल के बीच में जो ब्रेक आती है ना, उसमें तुम लोग मेरे बिजनेस की एड चलाओगे। मैंने कहा ठीक है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10 करोड़ रुपए का। ओके, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मुझे इसका बेनिफिट कितने टाइम के लिए मिलेगा? मतलब हर आईपीएल के बाद मेरी बिजनेस की एड चलेगी, लोगों को एडवर्टाइजमेंट होगी, लोग मेरे बिजनेस के गुड्स को खरीदेंगे, मेरी सेल बढ़ेगी, तो मेरे को बेनिफिट होगा। अच्छा, मैंने तो 10 करोड़ रुपए आज के आज दे दिए, अभी मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, अगले 5 साल के लिए बेनिफिट देगा? सर देगा। अच्छा, तो ये मेरा एसेट तो हो गया, क्योंकि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, कोई मॉनेटरी वैल्यू भी है, और ये एडवर्टाइजमेंट जो हम पैसे दे रहे हैं, ओन भी मैं कर रहा हूं, बिजनेस पैसे दे रहा है। अच्छा, अब मेरे को एक बहुत समझदारी से बात बताना कि हमारा ना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है।
तुम्हें अभी कुछ नहीं पता प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तुम बस एक सिंपल सी बात समझना, हर साल बनता है कि मैं इसमें इस साल के जितने भी खर्चे हुए हैं वो बताता हूँ, इस साल मेरे बिजनेस में जितनी भी इनकम हुई है वो बताता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम्हें कुछ नहीं जानना क्या होता है क्या नहीं, बस ये समझ लो एक साल का बिजनेस के हम खर्चे देखते हैं, एक साल के बिजनेस की इनकम देखते हैं, इनकम ज्यादा है खर्चे कम है तो प्रॉफिट हो गया, उल्टा है तो लॉस हो गया। मैं ये 10 करोड़ का जो खर्चा हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा है मैंने पे किया है, वो बस मैं इसी साल दिखाऊं या मैं उस खर्चे को डिवाइड कर दूं अगले 5 साल के लिए, क्योंकि बेनिफिट 5 साल के लिए मिलना है, ठीक है, बेनिफिट 5 साल के लिए मिलना है तो मैं 2-2 करोड़ करके खर्चा दिखाऊंगा ना। अगर मैं इस साल 10 करोड़ का खर्चा दिखाऊंगा तो मैं गलत कर रहा हूं। बेनिफिट 5 साल के लिए मिल रहा है तो खर्चा भी 5 साल में डिवाइड करो, इनकम 5 साल में आएगी तुम्हें तो खर्चा भी 5 साल में डिवाइड करो ना। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। बहुत प्यार से डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे चलेंगे, सुनो। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज लॉसेस, सर लॉसेस मतलब यहाँ पे खर्चे की बात, एक्सपेंसेस, डेफिनेशन ऐसी है, लॉसेस यहाँ पर मतलब है एक्सपेंसेस। ये देखो ये खर्चा कर रहे हो ना हर साल 2 करोड़ रुपए का, ये इसको रेफर कर रहा है। विच आर नॉट रिटर्न ऑफ इन एन ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। कहता नॉट रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि पीएनएल में कब दिखाऊं, मतलब मैं कब खर्चा मानूं, रिटर्न ऑफ मतलब कब मानूं। कहता दे आर नॉट रिटर्न ऑफ इन सिंगल अकाउंटिंग ईयर, मैं इसी साल 10 करोड़ का खर्चा नहीं मानूंगा, बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मैं फर्स्ट ईयर अगर ये है इसमें मैं 10 करोड़ का खर्चा नहीं दिखाऊंगा। इट विल नॉट बी शोन एज एन एक्सपेंस फॉर ओनली 1 ईयर इन विच दे हैव बीन इनकर्ड, मतलब इस साल अगर 10 करोड़ पे किए तो इस साल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बेनिफिट अगले 5 साल के लिए मिल रहा है, मतलब मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिल रहा है, तो मैं इसको इक्वली डिवाइड करूंगा और हर साल बोलूंगा कि मेरे को 2 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट खर्चा हुआ है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे बस इस साल में 10 करोड़ का खर्चा हुआ है। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। मैंने बहुत ट्राई किया मैं तुम्हें बहुत बहुत आराम से और सिंपल भाषा में समझा सकूं। एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स which are not written off in the year in which they have incurred। जिस साल खर्चा किया, आज 10 करोड़ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को दे दिया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आज के आज पूरा खर्चा मत मान लो, बेनिफिट 5 साल के लिए मिल रहा है ना, तो 5 साल में इक्वली खर्चा मानो, बट दे आर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। आई होप तुम लोगों को फिक्टिशियस एसेट क्लियर होगा। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स। बहुत सिंपल है। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस से कोई भी खर्चा विड्रॉ किया है, कोई भी पैसा विड्रॉ किया है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। एग्जांपल देता हूं, ड्रॉइंग्स कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है। देखो सपोज ये मेरा ज्वेलरी का शोरूम है, ठीक है, मेरी अभी नई नई शादी हुई, मैं इस ज्वेलरी के शोरूम का ओनर हूं, मेरी अभी नई नई शादी हुई, ठीक है, मेरी बीवी शोरूम के अंदर आई, 10 लाख रुपए का हार लेके चली गई। बीवी किसकी है, बिजनेस की है, बिजनेसमैन की, सर बिजनेसमैन की। अब बिजनेस के अंदर से कुछ तो बाहर गया है, ठीक है, कि बिजनेस के अंदर से कुछ तो बाहर गया है, गुड्स बाहर गए हैं। हो सकता है कि बीवी आती 5 लाख रुपए कैश लेके चली जाती और शॉपिंग करने चला जाती। मेरे को एक बात बताओ, जो बीवी है वो बिजनेस की है, बिजनेसमैन की, सर बिजनेसमैन की। इसका मतलब है ये उसका पर्सनल है, पर्सनल खर्चा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज, कि ओनर हो जाए, ठीक है, या ओनर की बीवी भी तो ओनर ही हुई ना दुकान की, समझो बात को। तो ओनर ने बिजनेस से कुछ भी पैसा विड्रॉ किया है उसके पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ऑब्वियस ही बात है, जब मैं पैसा डाल रहा था तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड बढ़ रहा था, मैं पैसा निकाल रहा हूं तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड कम हो रहा है, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। फिफ्थ, बिजनेस ट्रांजेक्शन। The term business transaction means financial transactions that initiates the accounting process, कि कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रही है, गुड्स परचेज किए, सेल किए, प्रॉफिट कमाए, इन सबको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, गुड्स का मतलब क्या होता है, कहता है गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ द ट्रेड दैट आर परचेज्ड टू बी सोल्ड। गुड्स का मतलब होता है ऐसी आइटम्स ऑफ द बिजनेस जिसको मैं खरीद इसलिए रहा हूं ताकि बेच सकूं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी की शॉप का जो ओनर है वो स्टेशनरी लेके आ रहा है, क्यों लेके आ रहा है, ताकि बेच सके। अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो मैं वहां पर टीवी, फ्रिज, ये सब क्यों लेके आ रहा हूं, सर ताकि बेच सकूं, ठीक है। अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट हूं, मतलब मैं प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का मेरा काम है, तो मैं प्रॉपर्टी खरीद ही क्यों रहा हूं, सर ताकि बेच सकूं, तो इसको बोलते हैं गुड्स। अब
एक चीज किसी बिजनेस के लिए गुड्स हो सकती है, वहीं वो दूसरे के लिए एसेट भी हो सकता है। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर स्टेशनरी की शॉप है, उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है, बट अगर वो स्टेशनरी की शॉप का ओनर लैंड परचेज कर रहा तो उसके लिए एसेट है, ठीक है। बट अगर वही रियल एस्टेट वाला बंदा लैंड परचेज कर रहा तो उसके लिए गुड्स है। गुड्स का मतलब है, गुड्स जो है ना वो बदलती है डेफिनेशन ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। रियल एस्टेट के लिए प्रॉपर्टी गुड्स है, स्टेशनरी वाले बंदे के लिए स्टेशनरी गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है। इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है कि इन तीनों ने ये तीनों चीजें बाय ही इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे बेच सके। तो फिजिकल आइटम्स ऑफ द ट्रेड दैट आर बॉट टू बी सोल्ड। स्टेशनरी शॉप के लिए स्टेशनरी गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर द गुड्स। सर नेक्स्ट बोलता है परचेजेस। अब मैं 4 टर्म में एक ही बार समझाऊंगा, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, ठीक है। सर परचेज टर्म तब यूज होती है जब हम स्पेसिफिकली गुड्स ही बाय कर रहे हैं। अगर मैंने लिखा कि बिजनेस के अंदर परचेज जो है वो 10 लाख की हुई है, तो ये समझ लेना अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है ना, तो यहां पर अगर वर्ड बस परचेज लिखा है तो मैंने स्टेशनरी ही बाय की होगी। अगर मैं कोई एसेट बाय कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिकली लिखूंगा परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी, तो मतलब पता लग रहा है मैंने एसेट को परचेज किया है। मैं लिख रहा हूं परचेज ₹10 लाख इनटू द बिजनेस। भैया ये जो वर्ड परचेज है ना, इसका अपने आप में मतलब है कि मैंने गुड्स को परचेज किया है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो मैंने गुड्स खरीदे थे वो डिफेक्टिव निकला है तो मैंने उसको वापस कर दिए, ठीक है। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब है कि जो मेरे बिजनेस के गुड्स है ना वो मैंने किसी और इंसान को बेचे प्रॉफिट कमाने के लिए। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? जो मैंने गुड्स बेचे हैं वो सामने वाला बंदा मेरे को वापस कर गया क्योंकि वो मे बी वो गुड्स डिफेक्टिव है। परचेज का मतलब क्या होता है? द टर्म परचेज इज यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ गुड्स, परचेजेस ऑफ गुड्स दैट आर बॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। परचेजेस के अंदर दोनों तरह की परचेजेस होती हैं, कैश परचेज भी कि मैंने कोई गुड्स परचेज किया और पैसा दे दिया, और क्रेडिट परचेज भी। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है मैंने गुड्स तो परचेज किए, पैसा 2-3 महीने बाद दूंगा, उधार पे माल लेना, इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। सर परचेज रिटर्न, गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन। मैंने गुड्स परचेज किए, डिफेक्टिव निकले, मैंने वापस कर दिया, से दे आर डिफेक्टिव। गुड्स रिटर्न आर नोन एज द परचेज रिटर्न। और इसको ना एक और बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। मैंने गुड्स परचेज किए, अब मैं गुड्स बाहर वापस कर रहा हूं। वापस करने का मतलब मैं रिटर्न आउटवर्ड कर रहा हूं, बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स। सर जो सेल है और सेल रिटर्न तुम लोग पढ़ोगे, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सेल रिटर्न को हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। सर रिटर्न इनवर्ड क्यों? देखो मैंने गुड्स को सेल किया, अब सामने वाला बंदा मुझे रिटर्न कर रहा है, तो गुड्स मेरे बिजनेस के इन आ रहे हैं, इनवर्ड्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल रिटर्न। तो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न इज रिलेटेड टू द गुड्स ऑफ द बिजनेस, नॉट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक और इन्वेंट्री। सर स्टॉक का मतलब होता है ऐसे कोई भी गुड्स जो मेरे बिजनेस में मैंने होल्ड करके रखे हैं बट वो अभी तक बिके नहीं है। अच्छा एक बार पढ़ते हैं पहले, देखो क्या लिखा है। स्टॉक इज द टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने उसको होल्ड करके रखा हुआ, मतलब बिजनेस उसको अपने गोडाउन में रखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कि मैंने वो गुड्स को परचेज किया था ताकि मैं उनको सेल कर सकूं, बट अभी तक सेल नहीं हुए, वो मेरे गोडाउन के अंदर मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं। और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। ये लाइन का मतलब 2 मिनट रुक जाओ, अभी समझाता हूं। सर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि मैंने गुड्स परचेज किए थे वो बट वो बिके नहीं है, वो माल मेरा बच गया, उसको बोलते हैं स्टॉक, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। वो अभी नहीं बिके तो हम आगे उसमें, तुम्हारा पर्पस क्या, उसको खरीदने का पर्पस एक ही था ताकि मैं उसको रीसेल कर सकूं। कहता स्टॉक 2 तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन सबसे पहले टाइम पीरियड के ऊपर। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है वो स्टॉक जो हमारे गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और ऐसा स्टॉक जो हमारे अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो स्टॉक जो हमारे बिजनेस में इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर पड़ा है, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो स्टॉक जो हमारे बिजनेस में एंड ऑफ ईयर पड़ा है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड है। अब कुछ और तरह से भी जो स्टॉक है वो क्लासिफाई होता है। सबसे पहले ये समझो काइंड्स ऑफ स्टॉक, 3 तरह के और स्टॉक्स होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। एग्जांपल ले लेता हूं टाटा मोटर्स।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है कि मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर खुद करूंगा और बेचूंगा। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है मैं डायरेक्टली फिनिश गुड्स को ही बाय करूंगा, आगे बेच दूंगा। डीमार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, और तुम्हारा टाटा मोटर्स इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कहता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ना 3 तरह के गुड्स होते हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 WIP, नंबर 3 इज योर फिनिश गुड्स। क्या बोल रहे हैं? कहता देखो ये रॉ मटेरियल है, ये टाटा मोटर्स का रॉ मटेरियल है, ये हो गया टायर, ठीक है। सपोज ये तुम्हारे गाड़ी का इंजन है, ये होते हैं रॉ मटेरियल्स कि इन सबको जोड़ के एक फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। WIP का मतलब क्या होता है? अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो गाड़ी है ना, सपोज करो अंदर सीट्स इसकी लग गई हैं, ठीक है, इसका इंजन लग गया है और इसका ये जो टिन की जो भी इसकी बॉडी है ये बन गई है, बट अभी तक टायर्स नहीं लगे। इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या ये रॉ मटेरियल रहा? सर रॉ मटेरियल तो नहीं रहा। क्या ये फिनिश गुड्स हो गए? फिनिश गुड्स का मतलब होता है रेडी टू सेल इनटू द मार्केट। सर वो भी नहीं है, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, कि इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। सर ये देखो ये पूरी गाड़ी बन गई हमारी, इसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो कहता जी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर 3 तरह का स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओनली इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर मेरे बिजनेस का बस ट्रेडिंग बिजनेस है तो मेरे पास बस फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा और किसी भी चीज का स्टॉक नहीं होगा, ठीक है सर। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं? इट कंप्राइजेस ऑफ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड। सर ये टायर्स पड़े हैं, क्यों पड़े हैं? ताकि गाड़ी बना सकूं। तो इट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल खरीदा इसलिए जाता था कि फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं। WIP इट इज अ स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड। अभी तक पूरा नहीं हुआ बट वो प्रोसेस में चल रहा है ताकि हम उसको खत्म कर सकें। दे आर पार्टली फिनिश गुड्स, मतलब आधे फिनिश गुड्स है। स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग एंटिटी, गुड्स दैट रिमेन अनसोल्ड। ट्रेडिंग एंटिटी मतलब डीमार्ट, तुम लोगों ने लिया इसलिए ताकि उसको आगे बेच सको, फिनिश गुड्स लिया तुम लोगों ने, ठीक है, और वो अभी तक अनसोल्ड है। और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द सेल, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। मतलब ये मैंने मैन्युफैक्चर पूरी कंप्लीट हो गई, अब इसको बेच दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 3 काइंड्स ऑफ स्टॉक। एक होता है ओपनिंग क्लोजिंग, वो क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर टाइम पीरियड। फिर 3 तरह के गुड्स होते हैं और 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर बिजनेस तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो 3 तरह के, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ओनली फिनिश गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान से समझना। कहता जो वर्ड ट्रेड रिसीवेबल है ना, जो मेरा वर्ड ट्रेड रिसीवेबल है वो 2 चीजों को मिला के बना है। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू बिल रिसीवेबल प्लस मेरे डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल वर्ड 2 चीजों को मिला के बना है, बिल रिसीवेबल और मेरे डेटर्स। सबसे पहले मतलब समझते हैं सर डेटर्स का मतलब क्या होता है। डेटर्स का मतलब होता है वो इंसान जिससे मेरे को पैसा मिलना है, उसको बोलते हैं डेटर। मैंने किसी को सेल किया, क्रेडिट में सेल किया, वो मेरे को 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो उस इंसान को, वो नेचुरल पर्सन हो सकता है या उस बिजनेस एंटिटी को मैं अपना बोलूंगा डेटर। तो सर देखो डेटर का मतलब क्या होता है। तो सर देखो डेटर का मतलब क्या होता है। डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी, कि वो पर्सन भी हो सकता है या दूसरा बिजनेस भी हो सकता है, हु ओज एन अमाउंट टू द एंटरप्राइज। सर ये मैं हूं, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। मैंने इस अमन नाम के बंदे को मैंने 10 लाख रुपए के क्रेडिट सेल की, 10 लाख के गुड्स बेचे। अब ये जो अमन है ये मेरे बिजनेस को अमाउंट ओ करता है, मतलब ही हैज टू पे 10 लाख रुपीज टू माय बिजनेस। तो मेरे बिजनेस को इस इंसान से पैसा आना है तो इसको मैं बोलूंगा डेटर ऑफ द बिजनेस। तो हम लोगों ने डेटर्स का मतलब समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है। बहुत ध्यान से समझना सर। बिल रिसीवेबल ना, सबसे पहले समझो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। सर बिल का मतलब होता है, सपोज कर लो एक लीगल नोटिस होता है, जैसे चेक है वो भी एक तरह का बिल होता है। इसके ऊपर क्या लिखा होता है, आई, लेट से मेरी फॉर्म का नाम है ABC फॉर्म, आई ABC फॉर्म प्रॉमिस टू पे
अमाउंट ₹10 लाख टू दिस, ठीक है। और यहां पर होता है सिग्नेचर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, एक लीगल पेपर होता है जिसके ऊपर ये लिखा होगा, बिल रिसीवेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर। क्या कह रहे हैं सर, ये ना मैंने, मेरी फर्म ने एक बिल, मैं अपनी फर्म का नाम मान रहा हूँ XYZ, ठीक है, ABC मान रहा हूँ कि मैंने इसको गुड्स बेचे थे, ABC फर्म को मैंने गुड्स बेचे थे। मैंने ना अपने CA को बोला एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना ABC के नाम पे, वो मेरा डेटर है, ABC के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना जहां पे लिख कि I ABC प्रॉमिस टू पे XYZ अ सम ऑफ ₹10 लाख आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। और ये जो है ना, तू ABC फॉर्म को भेज दे, वो मेरा डेटर है ना, उसको ये भेज दे ये पेपर, और सिग्नेचर करवा के ले आ। यहां पर ABC फॉर्म ने सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, ये सिग्नेचर मार दिए। अब ध्यान से सुनो, बिल रिसीवेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर। ABC ने अपने साइन मार के इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, जो इसके ऊपर लिखा है वो सब कुछ सही है, कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं 3 महीने में तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। एक्सेप्टेड बाय द डेटर द अमाउंट ऑफ विच, कितनी अमाउंट लिखी इसके ऊपर, 10 लाख रुपए, विल बी रिसीवेबल ऑन स्पेसिफिक डेट, कितनी देर बाद मिलेगी सर, 3 मंथ्स के बाद। बहुत ध्यान से, बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है कि भैया मैंने गुड्स बेचे थे तो मुझे तो अपने आप में सिक्योरिटी चाहिए, तो मैंने एक लीगल पेपर पे ये लिखा कि मैंने ये ABC फर्म को गुड्स बेचे हैं और ABC फर्म मुझे प्रॉमिस कर रही है कि मैं तुझे 3 महीने बाद इतनी पेमेंट कर दूंगा। अब मैंने अपने डेटर को भेजा, मैंने कहा इसको एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट उसने कैसे किया सर, सिग्नेचर करके। और बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जिस डेटर से तुमने जितना पैसा लेना, कितने टाइम बाद लेना, उसने ये बात को एक्सेप्ट कर ली है। ये तुम्हारे पास एक लीगल नोटिस आ गया कि अगर उसने कल को फ्रॉड किया या उसने पैसे पे नहीं किए तो यू कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। तो ट्रेड रिसीवेबल इज द सम टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल प्लस डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, हमारे बिजनेस को सामने वाले इंसान से पैसा आना है। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर ये सब लिखा होता है और उसको डेटर एक्सेप्ट करता है। सर ट्रेड पेबल्स बिल्कुल उल्टा है। ट्रेड पेबल्स इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर का मतलब होता है ऐसा इंसान या ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसको हमारे बिजनेस ने पैसा देना है, ठीक है। अब ये हमारा पेबल के पॉइंट से सोचो। और बिल्स पेबल का मतलब होता है कि सामने वाले इंसान ने, ठीक है, हमें भेजा कि ये ले भाई बिल, इसको एक्सेप्ट कर, तो एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर। क्रेडिटर इज द पर्सन और एन एंटिटी टू हुम एन अमाउंट इज पेबल टू एन एंटरप्राइज। एक ऐसा पर्सन या एंटिटी जिसको हमने अमाउंट पे करनी है। क्यों करनी, क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किए थे उससे, ठीक है, क्रेडिट परचेज की थी। Bills payable means bill of exchange accepted by the person, the amount of which will be payable on a specific date। हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है तेरे को पेमेंट कर देंगे, इसको बोलते हैं बिल्स पेबल, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं सर प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम अर्न्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द सेल ऑफ लैंड। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरे बिजनेस ने ना जो गुड्स को बेच के 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, गुड्स को बेचा और 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। सपोज रेस्टोरेंट है तो खाने को बेच के 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। रेस्टोरेंट के ओनर ने ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, जहां से उस इन्वेस्टमेंट के उसको इंटरेस्ट मिला 2 लाख रुपए का। कहता प्रॉफिट किसको मानोगे, सर प्रॉफिट मानोगे 10 लाख को। ये है रेगुलर एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। मेरे को एक बात बताओ, रेस्टोरेंट के ओनर ने ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। बट जो उसका मेन बिजनेस है, जो उसका रेगुलर बिजनेस है, वहां से अगर ये कुछ भी कमा रहा है तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब उसके रोज के जो वो ऑपरेट कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, उस एक्टिविटी को करके अगर उसने कुछ कमाया तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अगर इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब उसका बिजनेस नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट कमाना, ये तो उसने 1 टाइम कमा लिया, 2 टाइम कमा लिया बिजनेस के अंदर, रोज का काम इसका नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट 2 तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि तुम्हें गुड्स बनाने के लिए इतना खर्चा लगा, उसी गुड्स को बेच के तुमने इतना पैसा कमाया, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि तुम लोग अपने बिजनेस में ऑपरेटिंग इनकम भी प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी प्लस करो। तुम लोग अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस करो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस करो, जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट।
सर ऑपरेटिंग मतलब जो रोज रोज हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो रोज रोज नहीं हो रहा। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग द गुड्स, कि इस गुड्स को बनाने में 10 रुपए लगे, मैंने 15 का बेच दिया, 5 रुपए हो गया तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द एंटरप्राइज, का मतलब होता है ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड कर लो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड कर लो, कि तुमने गुड्स बेच के 10 लाख कमाए और इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख कमाए, तो 12 लाख की टोटल इनकम हो गई, ठीक है। और इसके टोटल खर्चे जितने भी तुम्हारे बिजनेस में खर्चे हुए, भले वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, जैसे सैलरी हर साल पे करते हैं, भले ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, फॉर एग्जांपल तुम्हें लॉस बाय फायर हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मतलब ये हर रोज हर साल तुम्हारे बिजनेस में आग नहीं लगती, तो टोटल एक्सपेंसेस ले लो, जब टोटल दोनों माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। बस गुड्स ऑफ, अगर इनकम ऑफ गुड्स देखोगे और एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स देखोगे तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट बोलता है गेन। गेन का मतलब होता है, गेन और प्रॉफिट में फर्क क्या होता है, गेन जो होता है ना वो तुम लोग बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाते हो, प्रॉफिट तुम लोग बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाते हो। तो मतलब ये जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे गेन और इसको बोलेंगे प्रॉफिट, जो 10 लाख कमाया। गेन इज द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस व्हिच आर नॉट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। लॉस का मतलब क्या होता है सर, खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम होगी। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा जो भी खर्चा जो मेरे गुड्स को बनाने में लगा उसको बोलते हैं उसकी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्लोथिंग ब्रांड है तो उस क्लॉथ को बनाने के लिए धागा लगा होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट लगी होगी, मैन्युफैक्चरिंग लगी होगी, तो उन सबको प्लस कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ द प्रोडक्ट। वाउचर का मतलब होता है एक तरह का एविडेंस होता है जो बिजनेस में बताता है, जिसको बिल बोलते हैं ना, एक ऐसा एविडेंस की एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है। जैसे अगर मैंने सपोज मेरे पापा ने मेरे को 10,000 रुपए दिए, ठीक है, मैंने बोला पापा मैं 10,000 के कपड़े लेके आया, पापा ने कहा बिल दिखा, बिल दिखाने का मतलब वाउचर दिखा, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं सर डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, कि मेरा सपोज 100 रुपए का गुड्स था, दुकानदार कहता है इसको 90 रुपए में ले जा, तो ये जो प्राइस रिड्यूस हुआ है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय एन एंटरप्राइज, की जब मेरे गुड्स की प्राइस में रिडक्शन हो जाती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। सर 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो तुम लोगों को इमीडिएट कैश की पेमेंट कर दोगे ना तो उसके ऊपर मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर अगर मैं इमीडिएट पेमेंट कर देता हूं तो डिस्काउंट क्यों मिलता है। सपोज करो इस एंटिटी ने सेल किए 10 लाख के गुड्स, ये कस्टमर ने बोला कि अगर मैं तेरे को इमीडिएट पेमेंट करता हूं, ठीक है, अच्छा ये बिजनेस ने बोला कस्टमर को अगर तू मेरे को इमीडिएट पेमेंट करता है ना तो मैं तुझे 10,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसने ना इसको 10,000 का डिस्काउंट दिया और 9,90,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है, मतलब इसने 10% डिस्काउंट दे दिया, सॉरी इसने 1% डिस्काउंट दे दिया 10 लाख के ऊपर 10,000 रुपए का। अब तुम बोलोगे सर ये तो मेरे बिजनेस को लॉस हो गया 10,000 रुपए का। नहीं, अब ये बिजनेस क्या करेगा, इसको इकट्ठी पेमेंट आ गई, इसको लमसम अमाउंट आ गई 9.9 लाख। अब ये 9.9 लाख को इन्वेस्ट कर देगा और उसमें ज्यादा पैसा कमा लेगा। सपोज अगर ये इसकी एफडी भी बना लेगा ना तो भी इसके ऊपर 7% इंटरेस्ट कमा लेगा विच इज मोर देन 10,000। तो जब भी तुम इमीडिएट पेमेंट करते हो और दुकानदार बोले कि तुम मुझे इमीडिएट पेमेंट कर दो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जब भी मेरा दुकानदार इमीडिएट पेमेंट मांगे कि अभी के अभी पेमेंट कर दो तो इसको क्या बोलूंगा, कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है वो तुम लोगों ने सुना होगा बाय 2 get 1 फ्री, मतलब जब तुम बल्क में क्वांटिटी बाय करोगे ना तब जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइसेस बाय द सेलर व्हेन दे बाय द गुड्स इन बल्क। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। टाइमली पेमेंट है तो इमीडिएटली कैश पे कर दिया तो वो कैश डिस्काउंट होगा। इट इज नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज ऑलवेज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये ना तुम फिलहाल के लिए डिफरेंस याद कर लो, ये तुम लोग जर्नल जो चैप्टर उसमें ढंग से सीखोगे कि कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है और कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट बोलता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। The records in the financial transaction of an entity are recorded and maintained are known as the books of account. Cash book, journal, ledger. ये ना तुम सबके आगे चैप्टर्स हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है सारी हिसाब किताब की जो किताबें हैं, जैसे जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हो, लेजर में क्लासिफिकेशन करते हो। तुम लोग आगे चलोगे तुम सीखते जाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है एक जो तुम गुड्स बेच रहे हो उसको बनाने की कॉस्ट कितनी है, उस गुड को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट
एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड, जो भी मैं गुड्स बेच रहा हूं उस गुड्स को बनाने के लिए उसके ऊपर कितनी टोटल कॉस्ट एट्रीब्यूट की, उसको मैं क्या बोलता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर नेक्स्ट बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, और 3 है अकाउंट। अच्छा समझो, अकाउंट का मतलब होता है, जैसे सपोज करो ये जो टी शेप मैंने बनाई ना, ये अकाउंट है। अकाउंट में एक मेन हेड होता है कि सर ये जो स्पेस है ना, इसमें मेरे बिजनेस में जितनी भी कैश में ट्रांजैक्शन होगी ना वो लिखूंगा। तो मैंने इसको लिख दिया कि ये कैश अकाउंट है। इस कैश अकाउंट की 2 साइड्स हैं, एक है सर लेफ्ट साइड, एक है सर राइट साइड। ये देखो, ये कैश या बैंक अकाउंट है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। उसका मतलब है, अकाउंट का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला मैंने एक टी शेप फिगर बना ली, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस मेरी बैंक की होंगी, ठीक है, वो लिखूंगा। मैंने एक और टी शेप फिगर बना ली, मैंने बोला गुड्स का जितना भी हिसाब किताब होगा ना वो उसके अंदर लिखूंगा। इसको बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, ठीक है। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड। जैसे बैंक अकाउंट की लेफ्ट साइड में पता क्या करते हैं, जब भी पैसा आता है तो हम लोग डेबिट पे लिखते हैं, पैसा जाता है तो क्रेडिट पे लिखते हैं। तो ये एक अकाउंट की लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि बैंक अकाउंट में लेफ्ट साइड में पैसा आएगा तो लिखना है? ये तुम्हें जब तुम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तब समझ आएगा, ठीक है। यहां तक समझ आया? सो डेबिट सो डेबिट, क्रेडिट और अकाउंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तुमने कोई भी एक फिक्स्ड एसेट बाय किया, अब तुम्हें पता है कि यार तुम फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहे हो। सपोज तुमने कार बाय की तुम्हारे बिजनेस के लिए, अब वो कार तुम रोज रोज चला रहे हो, ठीक है, उसके टायर घिस रहे हैं, उसकी जो इंजन की जो कैपेसिटी है, अगर वो इंजन जो है वो 10 लाख किलोमीटर तक चल सकता है, तो तुम रोज गाड़ी चला रहे हो तो उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे उस इंजन की यूसेज हो रही है। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्यों फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में फॉल हो रहा है? क्योंकि उसकी रेगुलर यूसेज हो रही है, बार बार तुम उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज और विद द इफ्लेक्स ऑफ टाइम, ठीक है। कहता यूज करते जाओगे तुम्हारी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। एफ्लेक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? देखो जैसे जैसे सपोज एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, तुम कुछ नहीं भी करना तो वैल्यू डाउन जाएगी। कैसे जाएगी? तुम लोगों ने मारुति 800 ली, ठीक है, तुमने 5 साल उसको यूज नहीं किया, वैसे ही पड़ी, तुम कहो उसकी वैल्यू नहीं डाउन जाएगी? वैल्यू डाउन जाएगी, क्योंकि जब बाकी गाड़ी आ जाएगी उसमें अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होगी, तो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होगी तो इसको तो कोई लेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू मार्केट में उस एसेट की वैल्यू डाउन चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इनसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब जो उसको पेमेंट करनी है वो ज्यादा है और उसके बाद पैसा, उसके पास जो उसके एसेट्स हैं वो कम है, ठीक है। इनसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द डेट्स। सर उसके पास एसेट्स हैं 10 लाख के, उसको मार्केट का पैसा देना 50 लाख का, तो इसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जिसके पास एसेट्स ज्यादा है, 10 लाख के एसेट्स हैं, बट मार्केट में जो उसको लायबिलिटी पे ऑफ करनी है वो 2 लाख की करनी है। सॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू पे डेट्स। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट। जो भैया इन्वेस्टमेंट करता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसको ओनर ही बोलते हैं ना। एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, मतलब प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। सर रिबेट का मतलब क्या होता है? रिबेट का मतलब होता है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। सर ये तो डिस्काउंट होता था, भैया डिस्काउंट होता है, रिडक्शन होती है। 2 तरह के, कैश और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट, ट्रेड डिस्काउंट बल्क में बाय करना। रिबेट का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो हम लोग दे रहे हैं क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव है। सर सपोज कर लो तुम लोग ये दिल्ली में ना मंगल बाजार लगता है, मैंने बोला वहां पर तुम लोगों ने एक बेडशीट ली, वो ना थोड़ी सी यहाँ से साइड पे फटी हुई थी, ठीक है। तुमने कहा चलो इतनी कुछ नहीं है, ये 500 रुपए की थी। दुकानदार ने बोला यार थोड़ी सी यहाँ से डिफेक्टिव है ना, तो मैं तुम्हें 300 रुपए की दे देता हूँ, तो 200 रुपए इसने कम किया, इसको बोलेंगे रिबेट। रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर। सेलर ने बोला 500 की जगह 300 में ले जाओ, आफ्टर द गुड्स हैड बीन सोल्ड। एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स। और ये जो है ना रिबेट, रिबेट कभी भी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता।
ठीक है, इसका मतलब रिबेट या तो डिफेक्टिव है क्वालिटी, इसीलिए थोड़ा प्राइस कम कर दिया। बट कैश इमीडिएट पेमेंट होगी, कैश डिस्काउंट बोलेंगे, और अगर हम बल्क में बाय करके कोई डिस्काउंट मिला उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सबको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे तुम आगे अकाउंट्स में बढ़ते जाओगे तुम्हें डिटेल में समझ आ जाएगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, पीएनएल अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना तुम्हें पढ़ना नहीं है, जैसे जैसे आगे चलते जाओगे यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन डिटेल। ये तुम्हारा पूरा पूरा चैप्टर है। नेक्स्ट इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है expense is a cost incurred for generating revenue whose benefit is finished immediately. For example salaries और rent। सर इसका क्या मतलब है? कहता है तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जब तुम लोग बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो खर्चा, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट इसलिए इनकर करनी पड़ेगी ताकि जो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है ना वो स्मूथली फंक्शन करता रहे। सर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुमने 10 एम्प्लॉय रखे हैं, ठीक है, जो तुमने बिजनेस में 10 एम्प्लॉय रखे उनको सैलरी दोगे, एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे, वो काम करेगा, तुम्हारा बिजनेस चलता जाएगा, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस के ऑपरेशंस जो मेंटेन होते जाएंगे। इसको बोलते हैं एक्सपेंस। इसका मतलब है कि जिसका जो बेनिफिट है वो बिल्कुल साथ में ही खत्म हो गया। एसेट नहीं है, एसेट का बेनिफिट तुम्हें 5-10 साल के लिए मिलता है, बट जो एक्सपेंस होता है उसका बेनिफिट उसी टाइम खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने सैलरी दी, ठीक है, सैलरी देने के बाद एम्प्लॉय ने काम किया, बेनिफिट खत्म, फिर दोबारा सैलरी दूंगा वो काम करेगा, फिर दोबारा सैलरी दूंगा वो काम करेगा, मतलब उसका बेनिफिट मेरे को 2-3 साल के लिए नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं एक्सपेंस। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? उसने बोला ये 2024 साल है, ये 2025 साल है, ठीक है, प्रीपेड समझ लो ये करंट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है, ठीक है जी। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले, पेड मतलब पहले पे कर दिया। अगले साल का खर्चा अगर मैं इस साल पे कर दूंगा तो उसको बोलूंगा प्रीपेड एक्सपेंस। उसने बोला मैंने 1 अक्टूबर को 12,000 रुपए का कोई खर्चा किया एक साल के लिए, मतलब 12,000 में से 6,000 का खर्चा तो इस साल का था। मैंने सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, इंश्योरेंस का खर्चा पे कर दिया 12,000 रुपए, और ये इंश्योरेंस पूरे पर एनम की है। इसका मतलब मैंने 1 अक्टूबर 2024 को पे किया। अब इसका बेनिफिट मेरे को अगले साल के 1 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा। इसका मतलब है कि मैंने जो 12,000 रुपए मैंने पे किए, मैं मान लेता हूं एक मंथ का 1,000, तो मैंने 6 महीने का खर्चा तो इस साल का पे किया, 6 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम अगले साल का भी आज ही पे कर दिया। अगले साल का खर्चा इस साल पे करूंगा तो उसको बोलूंगा प्रीपेड एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस इन द करंट ईयर। मैंने करंट ईयर में अगले साल का भी 6,000 रुपए भर दिया था, 6,000 की इंश्योरेंस भर दी थी, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर्स। मुझे अगले साल का बेनिफिट भी मिलेगा, बट मैंने अगले साल का खर्चा इस साल पे कर दिया, उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इसका उल्टा होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है इस साल मेरे को कोई, सपोज मेरे को इस साल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, वो ड्यू हो चुका था, मतलब उसकी ड्यू डेट थी 31 मार्च, मेरे को 31 मार्च को 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, बट मैंने नहीं किया। फिर मैंने अगले साल ये जो पिछले साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल था ना उसको पे किया, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इस साल का खर्चा पे कर देना चाहिए था बट नहीं किया, उसको अगले साल पे किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इस साल का खर्चा पे कर देना चाहिए था, वो खर्चा उसकी ड्यू डेट आ चुकी थी बट मैंने नहीं पे किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट बीन पेड। इनकर्ड मतलब ड्यू डेट आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर देना चाहिए था बट अभी तक पे नहीं किया। A company has 1 lakh rupees per annum salary to its employees, out of which 40,000 has been paid, 60,000 will be known as the outstanding salary। उसने बोला 1 लाख रुपए की सैलरी मुझे देनी थी, 1 लाख रुपए की सैलरी ड्यू हो चुकी थी, मंथ एंड आ चुका था, मतलब 31 मार्च 2024 हो चुका था, 1 लाख की सैलरी देनी थी, मैंने बस 40,000 की सैलरी ही दी, 60,000 की सैलरी अभी तक नहीं दी, तो 60,000 की सैलरी विल बी द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इस साल का खर्चा ड्यू हो चुका है, मंथ एंड आ चुका है बट मैंने पे नहीं किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट इज योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट बाय एन एंटिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स
गुड्स और द सर्विसेज। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ऐसा खर्चा जो मैंने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए किया उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है? जब भी मैं खर्चा एक्सपेंस करता हूं ना तो उसका बेनिफिट इमीडिएटली खत्म हो जाता है। जब भी मैं एक्सपेंडिचर करता हूं ना तो उसका बेनिफिट 2-3 साल के लिए मिलता है। मतलब अगर मैंने सैलरी पे की तो वो विद इन 10-15 डेज या विद इन अ मंथ उसका जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा, उसको बोलूंगा एक्सपेंस। अगर मैंने एक्सपेंडिचर किया मतलब मैंने एक प्लांट और मशीनरी ली, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो उसको बोलूंगा एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, तीन तरह के, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा मैंने एक्सपेंडिचर किया जिसका बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड मिलेगा और बहुत बिग अमाउंट मैंने उसमें इन्वेस्ट की है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ एसेट, और ये रेकरिंग नहीं होता। मैं बिजनेस के अंदर एक ही बार प्लांट और मशीनरी लेता हूं, उसको 10 साल के लिए यूज करता हूं, फिर ये अगले साल, मतलब ये रेकरिंग हर मंथ में प्लांट और मशीनरी या बिल्डिंग या कोई भी एसेट नहीं लेता। ठीक है, इट इज अ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, मतलब नॉन रिपीटेटिव है ये। It is an expenditure incurred to acquire the assets which will increase the earning capacity of the business. For example, purchase of furniture, purchase of plant और मशीनरी। जब भी तुम नया फर्नीचर लाओगे या नई प्लांट और मशीनरी लगाओगे तुम्हारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और तुम बहुत बिग चंक ऑफ मनी इसमें इन्वेस्ट करोगे और ये नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। मतलब बार बार हर महीने प्लांट और मशीनरी, हर महीने फर्नीचर नहीं लेके आओगे, एक बार लेके आओगे, 2-3 साल के लिए तुम उसको यूज करोगे, उसका बेनिफिट लोगे। Revenue expenditure is expenditure incurred, the benefit of which is consumed or exhausted within accounting period. सर revenue expenditure और जो तुम्हारा expense होता है वो दोनों सेम होते हैं। Deferred revenue expenditure का मतलब होता है, deferred revenue expenditure का मतलब है it is very much similar to your advertisement expense account। इसका मतलब है कि मैंने आज कोई खर्चा किया है जिसका बेनिफिट अगले 5 साल के लिए मिलेगा और इसीलिए जो आज खर्चा किया ना उसको 5 साल में डिवाइड करके मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाऊंगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मैं एक साल में 10 करोड़ का खर्चा नहीं दिखा रहा था, अगले 5 साल में 2-2 करोड़ का खर्चा दिखा रहा था, बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल acquire in more than one financial year। Same जो fictitious asset है that is similar to the deferred revenue expenditure। सर रिसिप्ट्स का मतलब होता है कोई भी पैसा जो मेरे बिजनेस में आ रहा है उसको बोलते हैं रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग द एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कहता कोई भी पैसा आ रहा है, मैंने गुड्स बेचे, पैसा आया, उसको रिसिप्ट बोलूंगा। मैंने एक प्लांट और मशीनरी मेरी खराब हो गई थी, उसको बेची, पैसा आया, उसको भी रिसिप्ट बोलूंगा। तो दो तरह की रिसिप्ट्स होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो मेरे को गुड्स बेच के आया। रेवेन्यू रिसिप्ट इट इज अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स। कि मैंने गुड्स बेचे तो मुझे कोई पैसा रिसीव हो रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, और ये ना रेकरिंग नेचर होगा, रिपीटेटिव नेचर होगा कि गुड्स तो हर दिन बेच रहा हूं, हर महीने बेच रहा हूं, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसी रिसिप्ट जो मेरे बिजनेस में रेकरिंग नेचर की नहीं है। एग्जाम्पल बिल्डिंग बेची, एग्जाम्पल कोई एसेट बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, प्लांट और मशीनरी बेच दी, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है कोई भी पैसा जो मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है, दैट कैन बी कैपिटल रिसिप्ट, दैट कैन बी रेवेन्यू रिसिप्ट। बट तुम लोगों की कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो मेरे को बिजनेस में आ रहा है विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर, इसकी पहचान क्या होती है कि नॉन रेकरिंग होते हैं। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी डेफिनेशन समझ आई होंगी। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक एक बंदे का रिप्लाई करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।